गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। जैसे कि आप लोगों की जो हिस्ट्री की क्लासेस है वो आज से स्टार्ट हो रही हैं और आप लोगों का जो फर्स्ट लेसन था पहले से ही कंप्लीटेड था और सेकंड लेसन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जो चैप्टर का नेम है वो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले क्लास 6 में आपने जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था वो एशियन इंडिया से रिलेटिव है। अब आप पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया। देखिए, हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एशियन इंडिया फर्स्ट, सेकंड मेडिवल इंडिया, थर्ड है मॉडर्न इंडिया। तो आप क्लास 7th में हैं आप लोग, तो आप लोगों का जो पार्ट है वो है एशियन इंडिया का, तो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 में। और 7th जो आपका पार्ट है वो है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। तो देखिए, भारत में धीरे धीरे मुसलमान आक्रमण होने लगे और हिंदू राजाओं का धीरे धीरे पतन होने लगा। देखिए, भारत में कई मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किया। सबसे पहले भारत आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था उसका नाम था डेरियस। ये ईरान का एक राजा था। फिर धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमण भारत में और तेज़ होते गए। महमूद गजनबी ने भी भारत में कई बार आक्रमण किया। और देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उसका मेन मकसद भारत में राज करना नहीं था, उसका मेन मकसद था भारत को लूटना। देखिए, फिर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन की पहली लड़ाई हुई। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका तराइन की पहली लड़ाई में उसका युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ में। पहले युद्ध में उसकी बहुत बुरी हार हुई। पृथ्वीराज चौहान ने उसे बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल उसकी जान जाने ही वाली थी, बिल्कुल मरी हुई अवस्था में उसे छोड़ दिया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और दिल्ली की सल्तनत में मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने आप को राजा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी का एक ग़ुलाम था। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत में पहला मुस्लिम जो डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद गौरी हैं वो यमन का रहने वाला था, लेकिन जब उसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराया तो उसने अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम था और ग़ुलाम कभी अपने आप को राजा स्वीकार नहीं कर सकता था। तो लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का शासक बना और उसने कैपिटल पहले दिल्ली को ना बनाकर उसने पहले कैपिटल बनाई लाहौर को, फिर बाद में उसने कैपिटल शिफ्ट कर ली दिल्ली। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का बहुत वफादार सैनिक कहें या सेनापति था। पहले युद्ध में उसने सेनापति की भूमिका निभाई और दूसरे युद्ध में भी उसने मुख्य सेनापति की भूमिका निभाई थी। इसकी वीरता को प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने उसे दिल्ली सल्तनत पर बैठा दिया। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी स्लेव डायनेस्टी की। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। जब वो कुतुब मीनार का निर्माण करा रहे थे तो बीच में ही उनकी पोलो गेम खेलते हुए उनकी मौत हो जाती है। तो उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, वो फिर स्लेव डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान बनते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र जो थे वो राजा बनने के लायक नहीं थे और उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने तराइन की दूसरी लड़ाई में एक सेनापति का रोल निभाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद जो तुर्क थे उन्होंने इल्तुतमिश को राजा बनने के लिए कहा और इल्तुतमिश उस गद्दी पर बैठे। सबसे पहले उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चल रहा था, देखिए, जब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चल रहा था तो 3 मंजिल तक ही कुतुब मीनार बन पाई थी और बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। फिर इसे पूरा कराया इल्तुतमिश ने। देखिए, इल्तुतमिश गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के दूसरे राजा बने और धीरे धीरे जो शासक थे वो अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, अपनी डायनेस्टी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। और देखिए, मैं बता दूं कि देखिए, पहले ज़माने में मैं आपको बता दूं, भारत का जो मेन हिस्सा था वो था मगध या पाटलिपुत्र कहें। और फिर मेडिवल हिस्ट्री में जो भारत का जो मेन पार्ट बना वो दिल्ली। जितने भी युद्ध होंगे, अब जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, सब होंगी आपकी दिल्ली के लिए। देखिए, दिल्ली की लड़ाई होगी। तो जब इल्तुतमिश राजा बने तो इल्तुतमिश ने राजपाट दिल्ली का संभाला। तो उस समय एक विकट समस्या पैदा हो गई कि जो आपको मैं एक ख़तरनाक शासक के बारे में बताऊं जिसका नाम है तैमूर लंग। लंग का मतलब होता है लंगड़ा। ये एक बहुत ख़तरनाक शासक था। जब तैमूर लंग ने ईरान की राजा के ऊपर हमला किया तो ईरान का राजा अपने देश को छोड़कर भाग गया। ईरान के राजा और इल्तुतमिश की आपस में गहरी दोस्ती थी, दोनों आपस में गहरे अच्छे मित्र थे। तो ईरान के राजा ने
इल्तुतमिश के पास एक चिट्ठी पहुंचाई कि मैं भारत में पनाह लेना चाहता हूं। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि जो तैमूर लंग है वो एक खूंखार राजा है, अगर उसके बाद पता चल जाएगी तो वो दिल्ली पे हमला कर देगा, और अगर वो भारत पे हमला करेगा दिल्ली में तो कम से कम इसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। तो ये दोबारा से पत्र पहुंचाता है ईरान के राजा को। वो कहता है कि भारत का जो मौसम है आपके हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन ईरान के राजा ने दोबारा पत्र पहुंचाया और फिर इसने ईरान के राजा को भारत में पनाह दे दी। दौलताबाद जो आज के पाकिस्तान में है उसमें इल्तुतमिश ने ईरान के राजा को पनाह दे दी। लेकिन धीरे से जो हल्की फुल्की जो खबर है वो तैमूर लंग को पता चल गई। देखिए, मैं तैमूर लंग के बारे में बता दूं कि तैमूर जो लंग है वो उज़्बेकिस्तान का राजा था। देखिए, आज भी उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं आज भी इसे अपने भगवान की तरह मानते हैं। लंग का मीन्स उज़्बेक भाषा में लंगड़ा होता है कि एक युद्ध में इसने अपना पैर गंवा दिया था। तो ये इतना वीर योद्धा था कि आज तक तैमूर लंग ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े हैं आज तक इसने युद्ध में कभी हार नहीं देखी है, युद्ध में कभी नहीं हारा। जब तैमूर लंग को पता चल गया कि ईरान के राजा को भारत में इल्तुतमिश नामक राजा ने पनाह दे दी है, उसने तुरंत भारत पर हमला कर दिया, दिल्ली पे हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 5 से 6 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसने पूरी दिल्ली सल्तनत को लूट लिया था। इल्तुतमिश को तैमूर लंग के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी, झुकना पड़ा, उसे मनाना पड़ा और ईरान के राजा को भी उसके हाथों सौंप दिया और तैमूर लंग ने ईरान के राजा की भी हत्या कर दी। देखिए, जो आज का आपका इंट्रोडक्शन है मैं यहीं ख़त्म करूंगा और आपको धीरे धीरे और नई जानकारियां दूंगा, नई और मैं जो हिस्ट्री है बिल्कुल कहानियों की तरह आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, आज आपकी वीडियो यहीं फिनिश होती है और मैं आपको एक नई आगे कहानी सुनाऊंगा इससे रिलेटेड। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।